तो जनाब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बड़ा ही टॉप मज़े का और बड़ा ही लॉजिकल सा एरिया है उसमें। फ्रैंकली स्पीकिंग आज के दिन में ही हम उसके सारे जो टॉपिक्स हैं, वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैं बहुत स्पीड से आपको पढ़ाऊंगा। इसका ये मतलब है कि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत थोड़े से हैं और आगे फिर इसकी प्रैक्टिस है और सारा कुछ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका लाजमी तौर पे क्वेश्चन आता होता है। और इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ इजी होती हैं। कोई एक आधी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में हमेशा ऐसी होती है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके अलावा बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी वो पेट एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको हर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में नज़र आती हैं। राइट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्यों बनाई जाती है। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी होगा इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नॉर्मली बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे रिलेट कर रही होती है। हम जब भी अपनी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एग्जांपल ली है कि ऑनर ने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं बैंक बैलेंस की फॉर्म में। ऑनर ने बिजनेस के जो बैंक है उसमें पैसे जमा करा दिए हैं 1 मिलियन रुपीस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी उन्होंने 10 लाख रुपए बिजनेस के बैंक में इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ऑनर 10 लाख रुपए बिजनेस के बैंक में लेके आएगा तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? जी जनाब, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, हमने बैंक को डेबिट कर दिया है कैपिटल की फॉर्म में। जरा अब जिंदा रहिएगा, आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस भी मैं करने वाला हूं। फर्ज करें कि ऑनर जो है थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए जमा कराए थे, उसने 10,000 रुपए बिजनेस के बैंक से निकलवा लिए फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ करवा लिए हैं 10,000 रुपए बिजनेस के बैंक से, तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी? ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है जी। ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, मैं कहता हूँ जी ये 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई थी, 1 जनवरी को, और 10 जनवरी को उसने ड्राइंग्स की मद में बिजनेस के बैंक को क्रेडिट किया है विद द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। एक उन्होंने कस्टमर से पेमेंट रिसीव की है, डेटर से पेमेंट रिसीव की है। एक डेटर था, उसको आपने सेल की थी फर्ज करें 1 लाख रुपए की, और वो पैसे अब आपने डेटर से रिसीव किए हैं। यू हैव रिसीव्ड द कैश फ्रॉम डेटर, आपने चेक डेटर से रिसीव किया है और वो चेक आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये ट्रांजैक्शन लेट सपोज 11 जनवरी को हुई थी, तो हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं, डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हैं। और बैंक को डेबिट करना है, डेटर्स का नाम लगाएंगे 1 लाख रुपए से। ओके, चलें एक और चीज देखते हैं। हमने एक सप्लायर को पेमेंट की है, सप्लायर को पेमेंट की है, और सप्लायर को जो पेमेंट की है वो 50,000 की है। व्हाट विल बी द एंट्री? 15 तारीख को एक बंदे से चीजें हमने पहले उधार ली हुई थी, उसको पेमेंट की है। ये हमारा पेबल है, पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हम लोग 15 जनवरी को एंट्री कर रहे होंगे क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट बाय ₹50,000। राइट। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं जी। 30 जनवरी को आपने बैंक चार्जेस पे किए हैं बैंक को, बैंक चार्जेस पेड। इसकी क्या एंट्री होगी? लेट सपोज बैंक चार्जेस हैं 5,000 रुपए के। बैंक चार्जेस क्योंकि आपने बैंक के थ्रू ही पे किए हैं, ठीक है जी, तो आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा बैंक चार्जेस के नाम से 5,000।
और ये आपकी जो ट्रांजेक्शन है हम लोग किस डेट की अज्यूम कर रहे हैं, 30 जनवरी की। बैंक क्या करता है, आपको जो आपने पैसे बैंक में रखवाए होते हैं, महीने के एंड पे आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है। ठीक है, कभी कभार बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, यानी कि आपके पास फर्ज करें कि बैंक में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, वो कहता है जी आपका ये 1 महीने के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है, तो चलें इसके ऊपर आपको हम जो है ना वो 1% के हिसाब से 200 रुपये का इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, ये आपके पैसों के ऊपर इंटरेस्ट लगा के आपके उसी बैंक अकाउंट में डाल देता है। इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट बाय बैंक। ठीक है जी, तो फर्ज करें हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट इनकम हुई है, बैंक ने क्या किया है कि आपके पास बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे उन सारों के ऊपर मिला के बैंक ने आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया है। और वो इंटरेस्ट उन्होंने कैसे दिया, वो इंटरेस्ट आपके इसी बैंक अकाउंट में उन्होंने डाल दिया है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, आपका बैंक जो है वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो गया और आपकी इंटरेस्ट इनकम भी 10,000 रुपये से इंक्रीज हो गई। तो हम लोग इसकी क्या एंट्री करेंगे, लेट सपोज ये भी 30 तारीख की एंट्री है, तो 30 जनवरी को हम लोगों ने इंटरेस्ट इनकम के नाम से एक अकाउंट बनाया इनकम का और उसको क्रेडिट किया एंड द अमाउंट वाज फॉर एग्जांपल 10,000, राइट। अच्छा जी, एक और चीज होती है उसको भी हम जिक्र कर लेते हैं जो बैंक में ट्रांजैक्शंस के हवाले से होती है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। हमने देखा ऑनर बिजनेस में पैसा जमा कराएगा तो वो कैपिटल की एंट्री होती है, ऑनर बिजनेस से पैसे निकलवाएगा तो वो ड्राइंग्स की एंट्री होती है। हमने देखा कि जब हमें डेटर्स पैसे देता है तो वो डेबिट साइड पे बैंक में आता है, और जब हम क्रेडिटर्स को पैसे देते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। बैंक अगर कभी चार्जेस काट लेगा आपके बैंक अकाउंट से तो वो बैंक चार्जेस होते हैं, और बैंक अगर कभी आपको इनकम इंटरेस्ट इनकम दे देगा तो वो इंटरेस्ट इनकम के नाम से ये वाली अमाउंट्स होती हैं। 6 डिफरेंट टाइप की एंट्रीज हमने देखी हैं। 2 डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हम लोग और देखेंगे। एक होता है जी डायरेक्ट डेबिट। ठीक है जी, अच्छा डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट की बजाय मैं इसको कहता हूं डायरेक्ट डिपॉजिट। सबसे पहली चीज है डायरेक्ट डिपॉजिट। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही आपके पास पैसे आ गए, आपने किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, उसने आपको चेक नहीं दिया, वो सीधा गया बैंक के पास और बैंक में आपके पैसे जमा करा दिए। ठीक है जी, आपके बैंक में पैसे जमा हो गए और फिर आपने उसने आपको कॉल कर दी कि जनाब आपके बैंक अकाउंट में एक कस्टमर था डेटर हमारा, उससे हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लेने थे। उसने क्या किया, बैंक में गया हमारे बैंक में और हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा के आपको कॉल करके कहा कि जनाब मैंने आपके पेमेंट कर दिया, आपके बैंक में पैसे आ गए। तो आपके ख्याल में इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, डायरेक्ट उसने आपके बैंक अकाउंट में ही जाके पैसे जमा करा दिए हैं, कस्टमर था आपका, 1 लाख रुपए आपने उससे लेने थे, व्हाट शुड बी द एंट्री। जी जनाब, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। रिसीवेबल था, हमने इस बंदे से पैसे लेने थे, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी डेटर से ही पेमेंट है। डेटर ने हमें चेक नहीं दिया, उसने जाके सीधा बैंक में ही पैसे जमा करा दिए, तो जनाब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना है कि दो इफेक्ट्स क्या हुए हैं हमारे, जिसकी हम लोग एंट्री करेंगे। एक तो इफेक्ट ये हुआ है कि बैंक इंक्रीज कर गया है तो हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट ये है कि हमारा रिसीवेबल, हमारे जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट, दिस विल बी द एंट्री। जब भी कभी आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सिंपल वो ट्री वाला फॉर्मेट ले हैं जो हम बड़ी दफ़ा पहले कर चुके हैं, और मैंने कहा कि हमेशा यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आपकी एंट्री क्या होने वाली है, राइट। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स। अच्छा जी, देयर इज अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं
डायरेक्ट पेमेंट्स। कभी कभार ऐसे होता है कि हम बैंक को कह देते हैं कि यार हमारे हर महीने एक बिल आता है और वो हमने पे करना होता है, तो यार तुम ऐसे करो कि ये हमारे बिल का बिल का आईडी नंबर ले लो, हर महीने जब बिल आते हैं उस वक्त खुद ही हमारा बिल वहां से डाउनलोड करना और बिल डाउनलोड करके उसकी पेमेंट कर देना हमारे अकाउंट से। बैंक आपको ये सर्विसेज भी देता है। बैंक कहता है कि ठीक है, आपकी जो पेमेंट्स होनी होती हैं वो आप मुझे बता दिया करें, वो मैं कर दिया करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट्स भी हम लोग बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं। हम उसे कहते हैं कि यार तुम हमारी तरफ से पेमेंट करते रहना, जब भी पेमेंट हो तुम हमें बता देना कि पेमेंट हो गई है, हम अपने पास उस पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फर्ज करें कि बैंक ने डायरेक्ट आपका पे किया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो उसने 40,000 रुपये पे करके आपको बता दिया है कि जनाब ये आपका 40,000 रुपये का बिल आया था, ये मैंने पे कर दिया है, आपके बैंक अकाउंट से अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर लें। तो आपके ख्याल में इसकी क्या एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे? बिल एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। बिल एक्सपेंस क्यों डेबिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्यों डेबिट करेंगे? क्यों? क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। और क्योंकि वो बैंक से पे हुआ है तो बैंक क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है ये आपका एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने पे कर दिया है, और बैंक क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय ₹40,000 30 जनवरी को। ठीक है जनाब। अब देखें, डायरेक्ट डेबिट्स और डायरेक्ट पेमेंट्स और डायरेक्ट रिसीट्स में फर्क कोई नहीं है, सिर्फ यही फर्क है कि वो पेमेंट्स बैंक से डायरेक्टली हो गई हैं और आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं बाद में, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी वैसे ही होगी कि जैसे आपने वो पेमेंट्स की हैं बैंक से। तो जनाब, ये हमारी बैंक के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, 4-5 डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स हमने देखी और हमने ये देखा कि इनकी एंट्रीज क्या होती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 12,10,000 पे तो दोनों साइड का टोटल होगा जी। व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक? 11,05,000। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, एक महीने की ट्रांजैक्शन हम लोगों ने बैंक में रिकॉर्ड की है, बैंक के लेजर में। तो हमारे पास ये लेजर बना है। ठीक है जी, हमने इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन की एक एक एग्जांपल ली। ये मैंने एग्जांपल क्यों ली, ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ आपको, बैंक अकाउंट को दोबारा क्यों बना रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप अपने पास कोई रिकॉर्डिंग्स कर रहे होंगे ट्रांजैक्शंस की, सिमिलरली बैंक वाले भी तो अपने पास कोई ना कोई हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? बैंक ऐसे थोड़ी करेगा कि आपसे पूछेगा कि बताएं जी आपके ख्याल में मेरे पास आपके कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे कि जी मेरे ख्याल में आपके पास मेरे 11,05,000 हैं। बैंक भी अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है हर अकाउंट होल्डर का, हर अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का। कल को कोई भी गवर्नमेंट का इदारा आके कह सकता है कि बताएं जी इस बंदे ने क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की हैं, तो बैंक को पता होना चाहिए कि उसने क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की हैं किसी एक बंदे के बिहाफ पे। सही है। तो जो हम लोग यहाँ पे अपने पास लेजर में एंट्रीज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बैंक की भी अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री कर रहा होता है। ठीक है जी, बैंक के रिकॉर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने ये अज्यूम करना है कि आप बैंक हैं, तो बैंक अपने पास जो रिकॉर्ड बना रहा होता है वो बना रहा होता है अकाउंट स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट होती है, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, फर्ज करें आपकी कंपनी का नाम है यू कंपनी। आपका नया अकाउंट बना है क्योंकि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में क्या हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी, कैश रिसीव्ड। यानी कि बिजनेस के ऑनर ने जब बैंक में जाके पैसे जमा कराए थे
तो उन्होंने जो है ना वो अपने पास कैश रिसीव्ड लिख लिया था कितना, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। ठीक हो गया जी। अच्छा, 1 जनवरी की ये ट्रांजैक्शन के बाद 10 जनवरी को उनके पास दोबारा से पैसे आए थे, नहीं 10 जनवरी को पैसे निकाले गए थे, ठीक है ना जी। हमने क्या किया था, पैसे निकाले थे, तो बैंक ने अपने पास 10 जनवरी को क्या रिकॉर्डिंग की होगी, कैश गिवन, 10,000 रुपये कैश जो है ना वो वापस कर दिया था, और जो उसने पेमेंट की होगी वो माइनस में लिख रहा होगा। और अगर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस की बात करें कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया होगा, तो बैंक ने वो अपने पास लिखा होगा जी कि जी 9,90,000 रुपये का बैलेंस बच गया है। फिर क्या हुआ था, 11 जनवरी को एक पेमेंट रिसीव हुई थी हमें डेटर्स से। बैंक ने क्या लिखा होगा, बैंक ने लिखा होगा पेमेंट रिसीव्ड और 1 लाख रुपए उसने ऐड कर दिए होंगे, और टोटल 10,90,000 रुपये का उसके पास बैलेंस हो गया होगा। फिर 15 जनवरी को आपने एक पेमेंट की थी, तो उसने भी लिखा होगा पेमेंट मेड, और आपकी तरफ से जो उसने पेमेंट की थी 50,000 की, वो उसने यहाँ से माइनस कर दिए होंगे, और उसके पास अब 10,40,000 रुपये बच गए होंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा। जब आपको कोई पेमेंट मिली होगी, उसने अपने पास भी वो पैसे ऐड कर लिए होंगे अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर, अपनी डिटेल्स के अंदर, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, और जब आपने कोई पेमेंट की होगी तो उसने अपने पास भी वो पेमेंट रिकॉर्ड कर ली होगी, वो माइनस कर लिया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने पास लेजर की फॉर्म में मेंटेन करते हैं, बैंक जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंटेन करता है, जिसमें जो एडिशंस होती हैं, यानी कि जो पैसे बैंक में रिसीव हुए होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो पैसे बैंक से गए होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। 30 जनवरी को इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक ने आपको दी थी, यानी कि इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दी गई थी आपके बैंक अकाउंट में, 10,000 रुपये। बैंक इसको ऐड करेगा क्यों, क्योंकि उसने आपको दे दिए हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनसे आपके अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली बैंक उनको ऐड कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 10,50,000 रुपये आपके पास हो गए हैं। फिर बैंक चार्जेस बैंक ने आपके काटे, तो बैंक ने लिखा होगा बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं मैंने 5,000 रुपये के, और वो माइनस कर दिया होगा 10,45,000 आपके पास बैलेंस में रह गया होगा रिमेनिंग। फिर उसने डेटर से पैसे रिसीव किए, ये डायरेक्ट पेमेंट्स थी, ये डायरेक्ट रिसीट्स थी, डायरेक्ट डिपॉजिट्स थे जो आपके पास आए थे 30 जनवरी को, तो वो लिखेगा पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, पूरी डिटेल वो लिखेगा कि किस बंदे ने क्या शनाख्ती कार्ड नंबर था, उसने हमारे कौन से टेलर के पास आके कितने पैसे जमा कराए, वो बस ये लिख देगा कि जनाब ये पेमेंट आपकी रिसीव हुई है 1 लाख रुपए की, तो ये बन जाएगा 11,45,000। फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो उसने कहा कि डायरेक्ट पेमेंट, पूरी डिटेल वो अपने पास लिख लेगा, फॉर कस्टमर, बिल नंबर भी लिखेगा कि क्या बिल था, किस डेट पे मैंने जमा करा दिया, 40,000 रुपये का बिल था जो उसने जमा करा दिया, और अल्टीमेटली उसके पास भी 11,05,000 रुपये का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, तो जनाब ज़रा गौर से देखिएगा, आप लोगों के सामने इतनी डिटेल से ये चीज़ बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि जब भी आप अपने पास बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते हैं,
सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन बैंक वाले अपने पास अकाउंट स्टेटमेंट में करते हैं। जब आप कैश को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, तब वो अपने पास उस चीज को ऐड कर रहा होता है। जब आप डेबिट करते हैं वो ऐड करता है, जब आप डेबिट करते हैं वो ऐड करता है। ठीक है। जब आप अपने अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट में से वो अमाउंट माइनस करता है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट हुई होती हैं। देखें ना, बैंक अकाउंट की अगर आप बात करें तो बैंक की जो डेबिट साइड होती है वो रिसीट साइड होती है। यानी कि आप जब पैसे रिसीव करते हैं तो आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब आप पेमेंट्स करते हैं तो वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा कि जब बैंक से आप कोई भी बैंक में पैसे रिसीव करते हैं तो यहाँ पे रिसीट्स जो हैं वो प्लस के साइन के साथ शो हो रही। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिसीट्स जो हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो प्लस के साइन के साथ शो हो रहे हैं, और जो पेमेंट्स हैं वो माइनस के साइन के साथ शो हो रही। ठीक हो गया जी। तो जनाब, ये जो आपके पास रेड कलर में है, दिस इज योर रिकॉर्ड्स, और ये जो है ये है अकाउंट स्टेटमेंट। ये क्या है जी? ये अकाउंट स्टेटमेंट है, ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है जो टॉपिक का नाम है, बस ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैंने आपको ये बताना है कि जनाब जितनी ट्रांजेक्शन आप बैंक अकाउंट में करते हैं अपने पास लेजर के अंदर, उतनी ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर भी होती हैं। सही है। आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में करनी है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होंगी, तभी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस टैली करेगा। क्या ख्याल है? अगर आपने कोई एक ट्रांजैक्शन मिस कर दी, आपने मिस कर दी, या बैंक ने कोई एक ट्रांजैक्शन मिस कर दी, तो आप दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में फर्क आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कैसे बनता है? क्लोजिंग बैलेंस बनता है जब आप सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो या तो किसी एक पार्टी ने कोई एक ट्रांजैक्शन मिस कर दी, या किसी एक पार्टी ने कोई एक ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी, तो फिर आपकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो टैली नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? क्लोजिंग बैलेंस टैली कब नहीं करेंगे? जब कोई ट्रांजैक्शन किसी एक बंदे ने, या तो आपके बंदे ने जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है उसने कोई गलती कर दी, या बैंक जो था उसने कोई गलती कर दी। दोनों लोग गलतियां कर सकते हैं ना। हो सकता है कि बैंक ने कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड की, ठीक है, या हो सकता है कि आपके बंदे ने जो है ना वो कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड नहीं की या गलत रिकॉर्ड कर दी। तो इन दोनों सिनेरियोज में, जितने भी सिनेरियोज हैं, इन सारे सिनेरियोज में क्या होगा कि आपका और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस टैली नहीं करेगा। जैसे कि अभी तो कर रहा है कि 11,05,000, 11,05,000, कोई गलती नहीं की। अब इसमें डिफरेंट टाइप की गलतियां कैसे हो सकती हैं, मैं आपको एक एक करके इन सारी गलतियों के बारे में बताता हूं। देखें, ऐसे हो सकता है कि बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दी। ठीक है जी, मिस्ड बाय बैंक, या मिस्ड बाय अस। हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स में कोई एंट्री मिस कर दी, या बैंक ने कोई एंट्री रिकॉर्ड करने से मिस कर दी, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की एंट्री। दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। ऐसे भी हो सकता है कि बैंक ने कोई एंट्री गलत कर दी या मिस्टेक। ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि हमने कोई एंट्री गलत कर दी। ठीक है। ये चार समझ में आने वाली रीजंस हैं: मिस्ड या मिस्टेक, बाय बैंक, या बाय अस। ये चार मेन रीजंस हैं जो कि बैंक और बैंक, ये जो अकाउंट स्टेटमेंट है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस की रीजन बनती है। इन सारी डिफरेंस की रीजंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम लोग इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास बैंक अकाउंट और बैंक रिकॉर्ड, यानी कि हमारे पास लेजर भी हो और अकाउंट स्टेटमेंट भी हो, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वन टू वन टैली करके कि क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, और उस डिफरेंस को कैसे ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करते हैं
कि कितने डिफरेंट रीजंस ऑफ डिफरेंसेस हो सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। जनाब, रीजंस ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये 3 मेन टाइप के होते हैं। रीजंस ऑफ डिफरेंस किसमें? हमारे लेजर और अकाउंट स्टेटमेंट जो कि बैंक के पास मेंटेन्ड है उसके दरमियान का डिफरेंस। अब हमें बैंक वाला बैलेंस कैसे पता चलेगा? नॉर्मली बैंक जो होते हैं वो हर महीने के एंड पे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। ये वाली जो ब्लू कलर में लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी अकाउंट स्टेटमेंट वो प्रिंट करते हैं और आपको ईमेल कर देते हैं या आपको कोरियर कर देते हैं, ये ले जनाब आपकी अकाउंट स्टेटमेंट। हम अकाउंट स्टेटमेंट ओपन करते हैं बड़े खुशी खुशी और हमें पता चलता है कि उसके क्लोजिंग बैलेंस तो मैच ही नहीं कर रहे जो हमारे पास लेजर लिखा हुआ है उसके साथ। तो हम लोग उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। डिफरेंसेस जो हैं वो 3 मेन तरह के हो सकते हैं। एक डिफरेंस होता है जी, इसे हम कहते हैं एरर्स। ठीक है जी, कि हम लोगों ने कोई एरर कर दिया या बिजनेस ने कोई एरर कर दिया। एरर की 2 सब क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। एरर बाय बैंक, बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में कोई एरर कर दिया, और एरर बाय बिजनेस। देयर इज अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना, ओमिट कर देना। ओमिशंस का मतलब है कि कोई एक पार्टी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकी, या बैंक रिकॉर्ड नहीं कर सका, या बिजनेस रिकॉर्ड नहीं कर सका। यानी कि बैंक को पता ही नहीं चला कि उसने पेमेंट कर दी है, जिसके चांसेस कम है। हाँ, बिजनेस को पता नहीं चला कि एक पेमेंट हो गई है, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल हम तीनों चारों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। एक और डिफरेंस हो सकता है जिसे हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो जनाब, आपके पास ये 3 मेन रीजंस ऑफ डिफरेंस हो सकती हैं। किसी एक ने एरर कर दिया, किसी एक ने ओमिशन कर दी, या टाइमिंग डिफरेंसेस जो कि अभी आपको नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा। जब भी आपके पास कभी भी दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस आ जाए, दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका देख लें। हम 2 चीज़ें बनाएंगे जब हमें इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए कहा जाएगा। नंबर 1 इज एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में एक टी अकाउंट होगा जिसका ओपनिंग बैलेंस अनएडजस्टेड बैलेंस होगा। इसमें वो तमाम गलतियां जो हमने की होंगी वो ठीक करेंगे हम, तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमारा टी अकाउंट टैली हो जाएगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ योर सोल्यूशन। पार्ट 2 इज योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, हम अनएडजस्टेड बैंक के बैलेंस से चलेंगे, जिसे हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें जो गलतियां की होंगी वो ऐड और लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। और अगर हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है तो
एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मेट। तो ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया है। इसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम हर क्वेश्चन में दो चीजें बनाएंगे, एक हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और एक हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो रीजंस फॉर डिफरेंसेस हैं ये कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। जितने भी एरर्स बैंक ने किए हैं ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे। जितने एरर्स बिजनेस ने किए हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में लिखे जाएंगे। जितनी ओमिशंस बैंक ने की है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डाली जाएंगी, और जितनी ओमिशंस बिजनेस ने की हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में लिखी जाएंगी। और टाइमिंग डिफरेंसेस भी जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। दो पार्ट्स बनाए ना आपने आंसर के, एक एडजस्टेड कैश बुक जिसे हम एसीबी कह सकते हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे हम बीआरएस कह सकते हैं। तो जनाब ये कुछ चीजें जो आपने याद करनी है कि रीजंस ऑफ डिफरेंसेस में अगर बैंक का एरर है तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, और अगर बैंक की ओमिशन है तो भी वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। अगर कोई एरर या ओमिशन बिजनेस ने कर दिया है तो वो एडजस्टेड कैश बुक में लिखा जाएगा, और अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस है तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, राइट। और जब भी कभी आपसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाए, जब भी आपको क्लोजिंग बैलेंसेस रिकंसाइल करने के लिए कहा जाएगा, तो फिर आपने इस फॉर्मेट में काम करना है। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आप यहां पे लिखेंगे। जो भी गलतियां आपने की हैं बिजनेस ने, या जो भी चीजें बिजनेस ने ओमिट की हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में लिखी जाएंगी, जिससे कि एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक आ जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो तमाम एंट्रीज जो कि आपके इश्यूज आ रहे हैं, बैंक की गलतियां हैं या टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, वो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पुट करेंगे, ऐड या लेस करेंगे, जो भी अमाउंट होगी जिस तरह की भी होगी ऐड या लेस करेंगे, और हम लोग उसको एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो एक दूसरे से टैली कर जाएगा, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द मेथड। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एग्जांपल से सारी चीजें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। मुझे जरा एग्जांपल यहाँ पे कॉपी करने दीजिएगा। जी जनाब, एग्जांपल हमारे सामने है और क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉलेज कैंटीन शॉप ऑन 30th जून। बैंक स्टेटमेंट दी गई है आपको। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट क्या, कौन सी स्टेटमेंट होती है? वो स्टेटमेंट जो बैंक आपको हर महीने सेंड करता है, और इसमें उसने कहा है कि 1 जून को आपका जो बैलेंस था वो था 11,500। 4 जून को आपके पास डिपॉजिट आया 8,000 रुपये का। एक टीचर ए से पैसे आपने लेने थे, उसने पैसे आपको जमा कराए, 19,500 आपके पास पैसे हो गए। फिर आपने आमिर को पेमेंट की 900 की, 18,600 हो गए। आपने अंजुम को पेमेंट की 2700 की, 15,900 हो गए। आपने बैंक चार्जेस पे किए 400 के, 15,500 आपका बैलेंस हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये वो सारी ट्रांजैक्शंस थी जो बैंक स्टेटमेंट में लिखी गई हैं। कैश बुक की ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है जी 11,500, टीचर से पैसे आए, पेमेंट्स की, और आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 11,800। अब अगर आप देखें तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है एज पर योर कैश बुक 11,800 है, और क्लोजिंग बैलेंस एज पर योर बैंक स्टेटमेंट 15,500 है। दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया है। अब आपने ये जो डिफरेंस है इसको आइडेंटिफाई करना है, और इस डिफरेंस को आपने प्रेजेंट करना है कि ये दोनों बैलेंसेस में जो डिफरेंस है वो इस वजह से है। अब जरा एक एक करके हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक, इन दोनों को आमने सामने रख के इनका डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, ओपनिंग बैलेंस 11,500 है, यहाँ पे भी 11,500 है, वेरी गुड। 8,000 पे आए हैं टीचर से, यहाँ पे भी लिखा हुआ 8,000 आए हैं टीचर से। तो ये दोनों चीजें जो है ना ये तो बिल्कुल सेम सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। वन बाय वन हम इन दोनों को कंपेयर करते जाएंगे, और जो चीजें दोनों में सेम होंगी उनको टिक कर लेंगे, और जो चीजें फिर रह जाएंगी वो
वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे। 900 आपने आमर को पे किए हैं, बिल्कुल आपने आमर को 900 पे किए हैं। ज़मीर को आपने 850 पे किए हैं, वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, वो हमारा रीज़न फॉर डिफरेंस आ जाएगा। ये भी है, ये भी है। क्रेडिटर्स जो है ना वो अंजम है 2700 के, इनको पे किया, बिल्कुल पे किया। शकूर को 4000 पे किए, यहाँ पे नहीं आ रहे, 4000 शकूर को पे करने थे, वो हमने जो है ना वो आइडेंटिफाई किए कि ये नहीं लिखे हुए। तो जनाब ये बैंक चार्जेस जो हैं 400 रुपए के हैं, वो यहाँ पे हमने अपने पास नहीं लिखे हुए। तो ये 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो हमें मिल चुके हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। हमने बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आमने सामने कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि एक डेटर टीचर आर से हमने पैसे रिसीव किए थे, वो बैंक ने अपने पास लिखे ही नहीं। ठीक है, हालांकि बैंक में पे हुए थे पैसे। फिर हमने ज़मीर को 850 रुपये की पेमेंट की, जो बैंक ने अपने पास नहीं लिखी हुई थी। हमने शकूर को 4000 की पेमेंट की, जो कि बैंक ने अपने पास नहीं रिकॉर्ड की हुई, और बैंक ने अपने पास 400 रुपये के बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, और हमने हमने वो किए ही नहीं हैं। तो कुछ गलतियां हैं, गलतियां तो खैर इसमें कोई नहीं है, ये सारी की सारी क्या हैं, ओमिशंस हैं, मिसिंग हैं, कि एक बंदे ने लिख लिया है, दूसरे ने नहीं लिखा है। तो हम लोग अब इनकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बड़ी छोटी सी एग्जांपल है जी। हम लोग क्या करते होते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, हम एक तो बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक ACB, और दूसरा हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते होते हैं BRS। एडजस्टेड कैश बुक हम लोग शुरू करते होते हैं जनाब अनएडजस्टेड ओपनिंग बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस। हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा, जो कैश बुक हमें दी गई है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 11800, इस बैलेंस से हम लोगों ने अपना एडजस्टेड कैश बुक शुरू करनी है हमेशा। ठीक है जी, तो जो हमारे पास कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है 11800, उससे हमने अपनी एडजस्टेड कैश बुक शुरू करनी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये है जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट का जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना है, 15500। ठीक है जी, तो हमने दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया है, अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक भी लिख लिया है, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी हमने लिख लिया है। अब हम लोग एक एक करके गलतियां देखते जाएंगे, ये आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि ये कहाँ पे आनी चाहिए, और हम उन्हें वहां पे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट में एक 400 रुपये के बैंक चार्जेस हैं, जो बिजनेस ने अपने पास अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये एक मिस्टेक है या ओमिशन है? क्या आपने मिस कर दिया है या आपने गलती की है? आपने ओमिशन की है। अच्छा, ओमिशन किसने की है, बैंक ने की है कि बिजनेस ने की है? बिजनेस ने की है। तो अगर हम लोग अपने तावीज़ को देखें जिसमें हमने लिखा हुआ था कि जो ओमिशंस होती हैं, जो बिजनेस की होती हैं, वो किस में रिकॉर्ड होती हैं, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, और इवन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब देयर वाज सम बैंक चार्जेस जो कि बिजनेस ने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो बिजनेस को अपने पास रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होगी? अभी हम इससे पीछे वाली एग्जांपल में भी पढ़ के आए हैं। व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस? एक्सपेंस टू बैंक, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, यानी कि मैं एडजस्टेड कैश बुक में बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। कितने हैं जी बैंक चार्जेस? 400 रुपए के। ओके, तो ये जो डिफरेंस था ये हमने लिख लिया है, यानी कि रिकनसाइल कर लिया। अब हम चलते हैं कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर ये टीचर आर से पेमेंट रिसीव हुई थी, बैंक ने अपने पास नहीं लिखे थे, राइट? ये एरर है या ओमिशन है? ओमिशन है। बैंक का है या बिजनेस का है? बाय बैंक।
तो बैंक ने ये अपने पास पैसे रिसीव कर लिए थे बैंक ने, लेकिन अपने पास बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बैंक क्या करेगा, अब बैंक को चाहिए कि ये पैसे ऐड कर ले। ठीक है जी, ऐड क्या करना है कि पैसे रिसीव हुए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर, कितने पैसे रिसीव हुए हैं कैश, 750। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये एरर भी तो हो सकता है। देखिए, हम लोग एरर्स को अलग और ओमिशंस को अलग बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज आप करेंगे, वैसे तो ये ठीक बात है कि हम कोई मिसिंग भी करेंगे तो वो गलती है, लेकिन इस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर्स को अलग लिख रहे हैं और ओमिशंस को अलग लिख रहे हैं। तो आपने बताना है, एरर का मतलब है वो चीज़ जो आपने कर दी है लेकिन गलत की है, और ओमिशन का मतलब वो है कि जो आपने किया ही नहीं। ठीक है, उसको हम एरर नहीं कहेंगे। फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस टॉपिक, एरर और ओमिशंस अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग लिखा जाना, माना, पढ़ा, समझा जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो डेटर की पेमेंट रिसीव हुई थी, बैंक ने अपने पास ऐड नहीं की हुई थी, हमने ऐड करा दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। इसी तरीके से दो पेमेंट्स हैं जो ज़मीर को की हैं और शकूर को की हैं, ये बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। तो बैंक को कहते हैं भाई ये पेमेंट भी अपने पास रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि ये तुमने ओमिशन की हुई है। तो ये जो ओमिशन है ये बैंक में से माइनस होगी। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट्स हैं और बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं की है। तो जो पेमेंट्स होंगी, देखे ना, बैंक में ये जो कैश बुक है इसकी कौन सी साइड पे, पेमेंट साइड पे आ रहा है ना ये, तो हम लोग उसे भी कहेंगे ये पेमेंट अपने पास रिकॉर्ड करो। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो हम लोग पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे कैश पेड टू ज़मीर एंड कैश पेड टू शकूर। तो ज़मीर को हमने 850 रुपये पे किए हैं, माइनस कर देंगे। शकूर को हमने 4000 रुपीज़ पे किए हैं, माइनस कर देंगे। तो जनाब, चार डिफरेंसेस हमें आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से तीन डिफरेंसेस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चले गए और एक डिफरेंस हमारा बैंक चार्जेस में चला गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा जी? 11,400। और क्या आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा जी? 11,400। सेम। तो जनाब, यही बात हम लोगों ने की थी कि जब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे, तो जो एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। यही तो हमने दोनों बराबर करने थे, यही तो दोनों बराबर करने के लिए हमने ये सारी जो है ना ये कहानी चलाई थी, ये सारी स्टोरी रचाई थी। और वो ये थी कि हम लोग दोनों बैलेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दिस वाज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे थे। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि बैंक वालों के पास आपका जितना कैश पड़ा हुआ है, बैंक वाले भी माने कि हाँ जी आपके हमने इतने पैसे देने हैं। अगर बैंक वालों ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? तो बैंक वाले आपको उतने पैसे नहीं देंगे, और जब आपको वो उतने पैसे नहीं देंगे तो फिर आप के पास जो बैंक बैलेंस आ रहा है, जो कैश बुक में आपने बैलेंस लिखा हुआ है, वो गलत है। तो दैट्स वाई हम लोग जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो सारे रिकनसाइल करते हैं। अभी तो हम सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जिनसे जितने पैसे रिसीव करने होते हैं वो, और जितने लोगों को हमने पैसे देने होते हैं वो भी ईयर एंड के ऊपर टैली करते हैं। जब आप ऑडिट करने जाएंगे, आप अपने कस्टमर को, जो जो भी आप जिस बिजनेस को ऑडिट करने जाएंगे ना, आप उसे कहेंगे अच्छा बताओ तुम्हारे डेटर्स कितने हैं। वो कहेगा जनाब मेरे इतने डेटर्स हैं, इतने लाखों के, इतने करोड़ों के डेटर्स हैं। आप कहेंगे अच्छा चलो मुझे लिस्ट दो, वो आपको लिस्ट देगा। आप क्या करेंगे, आप उसमें से कुछ डेटर सेलेक्ट करेंगे
और आप उन्हें कहेंगे कि इन सारे डेटर्स को मैं एक लेटर लिखूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वाकई ही हमने आपसे इतने पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं। ये एक ऑडिट का प्रोसीजर होता है जिसे हम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कहते हैं, जिसकी बड़ी वैल्यू होती है कि हम उस थर्ड पार्टी से डायरेक्ट फ़ोन करा के पूछ सकते हैं। वो कहेगा जनाब ये हमारे ऑडिटर आए हुए हैं, ज़रा इनसे बात कर लें। ऑडिटर जो है वो आपसे पूछेगा, उनसे पूछेगा कि हाँ जी क्या आपने इनके इतने पैसे देने हैं, वो कहेगा हाँ जी देने हैं। तो फिर इससे ज़्यादा कंफर्मेशन क्या हो सकती है। जब आप ऑडिट करने जाएंगे इंशाल्लाह आज से 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि आपने इंशाल्लाह फ़ौरन जल्दी जल्दी पेपर पास करने हैं, लेट नहीं करना काम, वरना ऑडिट जो है ना वो लेट हो जाएगा। तो आपने एज अर्ली एज पॉसिबल अपना ये कैश ऐप क्लियर करके आर्टिकल शुरू करने हैं। आर्टिकल्स में जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो जो बिल्कुल सबसे नया बच्चा होता है ना टीम में, उससे वो फिर यही काम करवाते हैं। वो कहते हैं चलो भाई सारे डाइटर्स को या बड़े बड़े डाइटर्स को लेटर लिखो। बड़े बड़े डाइटर्स को आप लेटर लिखते हैं। आपने एक बंदे से लेने थे 20 लाख रुपए और उस बंदे ने कहा जी मैंने तो सिर्फ 18 लाख रुपए देने हैं। जब वो आ जाएगा डिफरेंस तो आप जो है ना बड़े खुश होंगे। आप कस्टमर को कहेंगे, आप जो जिस बिजनेस का जिस कंपनी को ऑडिट करने गए हैं आप उसे कहेंगे लाओ जी आपका तो एक डिफरेंस आ गया, हाँ जी बताएं फिर ये डिफरेंस जो है ये जाने दूं या पकड़ लूं। वो कहेगा जनाब जाने दें। और आप कहेंगे ठीक है आप जितने दिन तक हम यहाँ पे हैं हमें KFC से खाना खिलाना। जी बिल्कुल ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आपने उसे कहना है कि ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को रिकनसाइल करके दें। वो फिर आपको दोबारा से एक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट बना के देगा जो कि उस बिजनेस के साथ वाले बैलेंस की रिकनसिलिएशन होगी। ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट इस वक्त पढ़नी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कोई भी दो डिफरेंट सोर्सेज से एक ही बैलेंस को जब आप कंफर्म करते हैं तो उनमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो आप इस तरह से रिकनसाइल कर सकते हैं। राइट, ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपने ऐसे ही बनानी है और इसमें यही चीजें होंगी। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन है या जो वेरिएशन है वो कहां से आती हैं। वो ऐसे आती हैं कि आपको ज्यादा इश्यूज बैंक स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं, आपको ज्यादा इश्यूज कैश बुक में दे दिए जाते हैं, आपको बड़ी बैंक स्टेटमेंट या बड़ी कैश बुक दे दी जाएगी। आपको यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं तो वो आपको 5 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिए जाएंगे। कभी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी और कैश बुक भी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करके बता दिए जाएंगे। तो जनाब जिस तरह से मर्जी क्वेश्चन हो आपने क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है कि आपने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक में अनएडजस्टेड बैलेंस लिखना है और उसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स जो करनी चाहिए थी और बिजनेस ने नहीं की वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर देंगे। हमारे पास क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस निकल आएगा। पार्ट 2 जो होगा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आया हुआ है उससे शुरू करना है। जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी नहीं की हुई और जो चीज़ें लेस करनी चाहिए थी नहीं की हुई वो आपने सारी एडजस्ट कर लेनी है तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो लोग रिपीटर्स हैं उनको मैं बता दूं कि डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट फॉर्मेट से क्वेश्चन कराते हैं। कोई रट्टे लगवाते हैं कि ये अगर फ्लां बैलेंस दिया हो, फेवरेबल बैलेंस दिया हो या अनफेवरेबल बैलेंस दिया हो तो फिर आप इनको डेबिट कर दें, इन चीज़ों को क्रेडिट कर दें। और अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस नहीं दिया हुआ तो फिर आप फ्लां कर लें, या अगर आपको ये चीज़ें दी हुई हैं ये चीज़ें नहीं दी हुई तो फिर इस तरीके से उन सारी चीज़ों में उन सारे झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि मैं आपको हर सवाल इसी एक फॉर्मेट से करा दूंगा और इसी एक फॉर्मेट से हर सवाल हो भी जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, वो हमारा हमेशा टैली आएगा आंसर। ठीक है जी, तो आपने बस जो है ना वो यकीन रखना है अपने टीचर के मेथड के ऊपर और वो आई कैप भी उसको गलत नहीं करेगा। आपने परेशान नहीं होना, ऐसे नहीं है कि मैं एक ऐसा तरीका कराने लगाऊं तो जो आई कैप गलत कर देगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टैली होंगे। हमने कॉन्सेप्ट आज पूरा डिस्कस कर लिया है। हम लोग अब आगे अगले 4-5 दिन तक इसकी प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल ये था कि कल या परसों जो हमारा टेस्ट होना था वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टेस्ट होना था। वैसे तो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप सवाल कर सकते हैं जो भी आपको टेस्ट में आएगा। लेकिन
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग टेस्ट थोड़ा सा डिले करेंगे। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, उस वक्त तक इंशाल्लाह बैंक रिकन्सिलिएशन की बहुत बेतहाशा प्रैक्टिस हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है जी। और टेस्ट के हवाले से इस दफ़ा तो बच्चों ने इतना शोर डाला जैसे पूरी आवाम टेस्ट दे रही होती है, जैसे कोई भी बच्चा टेस्ट स्किप नहीं करता। आप लोगों की टेस्ट की जो अटेंडेंस रिपोर्ट है वो भी मेरे पास आ रही होती है, मुझे पता चल रहा होता है कि कितनी आवाम टेस्ट देने में सीरियस है। आवाम टेस्ट देने में सीरियस हो या ना हो, टेस्ट डिले करवाने में बहुत सीरियस होती है। जी जनाब, इस कॉन्सेप्ट में कोई सवाल, ये जो प्रैक्टिस अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 की है, इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जो थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल है, थोड़े से ज़्यादा इसमें बैंक स्टेटमेंट के जो है ना वो पॉइंट्स हैं, बल्कि यही सवाल है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया हुआ जी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं जनाब। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए कॉलेज कैंटीन शॉप ऑन 30 जून। आपको बैंक स्टेटमेंट दी हुई है और आपको कैश बुक दी हुई है, बैंक कॉलम उसका दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंसेस 11,500, 11,500। हम वन बाय वन इनको आपस में मैच करेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स हमें दोनों में नजर आएंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और रजिस्टर्ड कैश बुक बनाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चीज़ें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। डेटर टीचर एज 750 डिपॉजिट्स हुए, 750 डिपॉजिट्स हुए, बिल्कुल ठीक है, ये टैली करता है, इनको काट देते हैं। आप पेपर में भी ऐसे ही काट दिया करें। फिर उसके बाद 3,000 रुपये आपको टीचर ए से हुए हैं ट्रांसफ़र, ये नहीं लिखे हुए, ये आप इसको दायरा लगा देंगे ताकि आपको पता चले कि ये आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आइटम है। 1,600 रुपये एक टीचर से आए, ये 1,600 रुपये ओ से आए। अब देखें यहाँ पे भी एक गलती है, बैंक ने लिखा हुआ है कि ये टीचर क्यू से आए हैं और आपने लिखा हुआ है कि ये टीचर ओ से आए हैं। ठीक है, ये दोनों टीचर क्यू ही हैं। ठीक है, इसको भी क्यू कर लें। 1,600, 1,600। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी टीचर जी से आपको पैसे मिले हैं, वो आपने नहीं लिखे हुए हैं, और इसी तरह से डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हुई है, वो आपने नहीं लिखी हुई। ठीक है जी, तो ये 3 डिफरेंसेस आपको यहाँ से नज़र आ गए हैं। क्रेडिटर्स बोतल का 900, वो उसको हमने पेमेंट की है, ये लिखा हुआ है। 850, 850। क्रेडिटर्स जूस के जो हैं उनको हमने 29,700 की पेमेंट की हुई है, ये लिखा हुआ है। डायरेक्ट डेबिट फॉर यूटिलिटी एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए इधर, 2,400 रुपये इधर लिखे हुए हैं जो उधर नहीं लिखे हुए। 650, 400 और ये 14,400, सॉरी 1440। तो जनाब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेम क्वेश्चंस, हर चीज़ सेम है। हमने बिल्कुल उसी तरीके से एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। आप लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। इसका अनएडजस्टेड बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो कि आपकी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस वक्त आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ले जनाब, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है। किसी भी कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा हो तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आप लोग अपनी एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। सिमिलरली
आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें आप लोग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखेंगे। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में आपके पास अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट माइनस में आ रहा हो 14,990, तो आप 14,990 माइनस में लिख देंगे। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस आपको मैंने लिख दिए हैं। एक बच्चा कह रहा है जी मुझे समझ नहीं आई कि ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस कैसे आ सकता है, तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हम कल बात करेंगे। मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्टार्ट करके दे दिया है और एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट स्टार्ट करके दे दिया है। अब आगे आपने वही वाले सारे काम जो आप इससे पीछे वाले सवाल में करके आए हैं वो आपने इस क्वेश्चन में करने हैं और आपने क्लोजिंग बैलेंस अपना टैली करना है एडजस्टेड कैश बुक का और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। सिर्फ फर्क कहाँ पे है, वो ये है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस नेगेटिव है, ये पहले पॉजिटिव होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी उसने नेगेटिव बैलेंस ही दिया हुआ है। और एडजस्टेड कैश बुक का जो अनएडजस्टेड बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था। तो जनाब चाहे डेबिट बैलेंस दिया हो या क्रेडिट बैलेंस दिया हो, आपने ओपनिंग बैलेंस एडजस्टेड कैश बुक में डालना है और उसमें वही वाले सारे काम करना शुरू कर देने। तो अब आपके पास ये सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं, आपने हर डिफरेंस को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बुक कंप्लीट करनी है। सारे लोगों ने इसके ऊपर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप नहीं कर पाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। इसके नोट्स ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। आई थिंक कि मैंने सेंड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा सेंड कर दूंगा। इसके नोट्स सारे जो है ना ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। ठीक है जी। चलें जी, आप लोगों से मुलाकात होती है जी कल। आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेना है, और अगर नहीं भी होगा या हो भी जाएगा तो भी हम कल इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आपने इसको करने की कोशिश करनी है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।